नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल पीएफपी में। एक और ट्रेडिंग वीक कंप्लीट हो चुका है और मार्केट में तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। निफ्टी 17,200 के ऊपर क्लोज हुआ है। वीकली हाई और वीकली लो के बीच में 800 पॉइंट से ज़्यादा का डिफरेंस है, तो एक बड़ी रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया है और इस रेंज में कोई साइडवेज मूवमेंट एक्चुअली नहीं हुआ है, ट्रेंडिंग मूवमेंट देखने को मिला है। 4% के पॉजिटिव रिटर्न्स निफ्टी ने बना कर दिए हैं। लास्ट वीक 6% के रिटर्न्स थे, तो 2 वीक में 10% का जंप देखने को मिला। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट वीक हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, कौन से स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले एफआईआई डीआईआई एक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं। एफआईआईज ने एट लास्ट खरीदारी कर ली है। 2800 करोड़ की खरीदारी 17 मार्च को हुई है। डीआईआईज ने सेलिंग की है, लेकिन इतने समय से एफआईआईज जो सेलिंग करते जा रहे थे, इसके कारण अपसाइड लिमिटेड हो गया था। तो अगर ये वापस बाइंग करना शुरू कर देते हैं, शुरू तो कर दी है, अगर ये कंटिन्यू रहता है तो हमें अपसाइड ओपन होता हुआ नजर आ सकता है और मार्केट में वापस हमें एक शानदार तेजी देखने को मिल सकती है। क्रूड ऑयल के बारे में बात करें तो क्रूड ऑयल में फिलहाल यहां पर अच्छी गिरावट हुई है। 10,000 से ऑलमोस्ट 7,000 का लेवल देखने को मिला। इसके कारण एशियन पेंट, बर्जर पेंट, पिडिलाइट इंडस्ट्री जैसी कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस भी हमें जंप होते हुए नजर आए, लेकिन फिर से ये स्ट्रांग हो रहा है। क्रूड ऑयल का प्राइस टेक्निकली अगर बात करें चार्ट के हिसाब से अब भी स्ट्रांग है, अब भी बुलिश टेरिटरी में। जब तक ये 7,000 का लेवल नहीं तोड़ देता है तब तक हम ज्यादा यहां पर बियरिश नहीं हो सकते। ये तो टेक्निकल चार्ट्स हो गए, बाकी इंपैक्ट तो मेन रशिया यूक्रेन से आएगा। तो हम ये आशा रख सकते हैं कि भाई यहां पर गिरावट देखने को मिले। ये कूल ऑफ जो हुआ है ये अच्छा है, लेकिन और गिरना चाहिए तो हमें यहां पर एक और पॉजिटिव सिचुएशन बनती हुई नजर आएगी। नेचुरल गैस के बारे में बात करें तो नेचुरल गैस के प्राइसेस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, उसी रेंज में हमें ट्रेड करते हुए नजर आते हैं। गोल्ड के बारे में बात करें तो यहां पर आपको पॉजिटिव सिचुएशन देखने को मिल रही है। क्रूड ऑयल और गोल्ड दोनों एक साथ बहुत ज्यादा ऊपर गए, फिर गिरावट भी देखने को मिली, लेकिन गोल्ड में देखिए आपको यहां पर बियरिशनेस दिखाई देती है। क्रूड ऑयल आपको अब भी स्ट्रांग नजर आता है, वहां पर सपोर्ट लेकर वो ऊपर जा रहा है, लेकिन गोल्ड में आपको थोड़ी बहुत वीकनेस नजर आ रही है। यहां पर ये जो सपोर्ट है वीक होता हुआ नजर आता है, ज्यादा बुलिश पावर यहां पर देखने को नहीं मिल रही है। तो ये इक्विटी मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात है। डॉलर के बारे में बात करें तो डॉलर में भी आप देख पाएंगे बहुत स्ट्रेंथ देखने को मिली, लेकिन अभी डॉलर थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आया। 77 प्लस के लेवल से 76 के आसपास आ चुका है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। इक्विटी मार्केट के लिए पॉजिटिव सिचुएशन नजर आती है। S&P 500 के बारे में बात करें तो यूएस मार्केट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मदर मार्केट है। तो यहां पर अभी पहला सिग्नल आ चुका है कि मार्केट में तेजी आ चुकी है। हमारे लिए वो पहला सिग्नल था कि 16,800 जब टूट गया, तो हमारे लिए वो पहला सिग्नल था कि अभी मार्केट ने रेंज बदल दी है। अभी वो 15,800 से 16,800 की जगह पर 16,800 से 17,800 की रेंज में ट्रेड करेगा, तो वो हमारा पहला सिग्नल था। अभी यूएस मार्केट में पहला सिग्नल आ चुका है, आप देख पाएंगे यहां पर सपोर्ट लिया, ये लेवल टूट गया, गिरावट देखने को मिली, फिर यहां पर ऊपर जाकर फिर से हमें ये नीचे आता हुआ नजर आया। अब ये लेवल हमें टूटता हुआ नजर आया है, तो ये पहला इंपॉर्टेंट सिग्नल है कि मार्केट अभी बॉटम आउट प्रोसेस में जाता हुआ नजर आया। आप देख पाएंगे डबल बॉटम बन चुका है और यहां पर एक्चुअली ट्रिपल बॉटम बन चुका है। उसके बाद ये ऊपर का जो स्विंग हाई था वो भी टूटता हुआ नजर आया। तो क्लियरली मदर मार्केट से भी सिचुएशन अच्छी होती हुई नजर आती है। इवेंट्स के बारे में बात करते हैं। मंडे को कौन सा इवेंट है, मार्च 21 को चाइना लोन प्राइम रेट का डेटा आने वाला है, तो इस पर फोकस कर सकते हैं। ट्यूसडे को जापान का लीडिंग इकोनॉमिक इंडेक्स का डेटा आने वाला है। वेडनेसडे को ईसीबी नॉन मॉनिटरी पॉलिसी मीटिंग का भी यहां पर डेटा आने वाला है। थर्सडे को बैंक ऑफ जापान के पॉलिसी मीटिंग के मिनट्स आने वाले हैं, तो इस पर भी फोकस किया जा सकता है। और फ्राइडे को क्रेडिट ग्रोथ का डेटा आने वाला है। तो डेटा तो ऑफकोर्स आ रहे हैं, लेकिन ये डेटा मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि इस पर पूरा मार्केट हमें हलचल करता हुआ नजर आ सकता है। जो जो इंपॉर्टेंट होना था अभी हो चुका है। इंडिया का जीडीपी का डेटा आ चुका है, फेडरल रिजर्व ने अपना रेट भी बढ़ा दिया है, 0.25% का हाइक देखने को मिला, वो सब कुछ अभी हो चुका है। अभी कोई इंपॉर्टेंट ऐसे डेटाज नहीं है, कोई ऐसा मूव नहीं है गवर्नमेंट के द्वारा, किसी सेंट्रल बैंक के द्वारा, जो कि मार्केट को हिला के रख सकता है। तो अभी इंपॉर्टेंट है रशिया यूक्रेन का सेंटीमेंट जो सुधरता जा रहा है। अगर उसमें और कुछ खराब भी नहीं होगा तो वो भी मार्केट को ऊपर लेकर जा सकता है।
निफ्टी के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, एक टाइप का फ्लैग पैटर्न बनता हुआ नजर आया। जैसे ये पैटर्न टूटा, इसका जो टारगेट था अचीव हुआ, 16,000 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, वो लेवल टूट गया, 15,800 600 उस लेवल से तेजी देखने को मिली, बाउंस बैक आया, ये रेजिस्टेंस वापस हमें ये टेस्ट करता हुआ नजर आया था, अब वापस यहाँ पर हमें तेजी देखने को मिल रही है। फिलहाल निफ्टी 50 अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है, बहुत अच्छी बात है। डेली आरएसआई 57 है, मोमेंटम वापस आ चुका है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 50 वीक्स के मूविंग एवरेज के नीचे भी क्लोजिंग देखने को मिली थी, वीकनेस थी, लेकिन यहां पर 16,000 का ये जो जोन था बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन था, यहां से एक अच्छा बाउंस हमें देखने को मिला है और फिलहाल इसके 20 वीक्स के मूविंग एवरेज के भी ऊपर क्लोजिंग होती हुई नजर आती है। वीकली आरएसआई के बारे में बात करें 40 के लेवल से ही रिटर्न होता हुआ नजर आया। हमने कई बार डिस्कस किया है कि एक लार्ज कैप में जो एक ब्लू चिप स्टॉक होता है 40 का वीकली आरएसआई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जनरली वहां पर एक बाउंस देखने को मिलता है। निफ्टी 50 तो लार्ज कैप का ब्लू चिप का एक इंडेक्स है, तो यहां पर हमें 40 के लेवल से एक अच्छा बाउंस देखने को मिला। मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो मंथली चार्ट अब कंप्लीट तो नहीं हुआ है, लेकिन यहां पर फिलहाल जो सिचुएशन नजर आती है वो पॉजिटिव नजर आती है कि जो बुलिश कैंडल था उसका जो लो एंड था, लो एंड पर ये सपोर्ट लेकर हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया है और यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन अगर टूटती है तो एक अच्छी तेजी अपसाइड हमें नजर आ सकता है। मंथली आरएसआई के बारे में बात करें 69 का मंथली आरएसआई है, ये तो अब भी पॉजिटिव ही है, भले यहाँ पर थोड़ी गिरावट होती है लेकिन जब भी ये 60 के ऊपर रहता है तो वो पॉजिटिव ही माना जाता है, तो ओवरऑल ट्रेंड आपको फिलहाल बुलिश ही नजर आता है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें, 3 इंपॉर्टेंट लेवल है। सबसे पहला है 17,800 का लेवल, दूसरा लेवल है 16,800 का लेवल और तीसरा जो लेवल हमें नजर आता है अप्रॉक्सीमेटली 15,700 15,800 का लेवल हमें नजर आता है। तो पहले ये रेंज थी, जैसे ये लेवल टूटा इसकी रेंज ये हो गई थी, यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला। मुझे एक्चुअली ये डाउट था कि शायद ऐसा हो सकता है ये गैप फिल होगा, उसके बाद फिर से मार्केट नीचे आ सकती है, लेकिन फिलहाल उस गैप के भी ऊपर ये जा चुका है, तो मार्केट की रेंज अभी 16,800 से 17,800 के आसपास हो गई है। तो अभी यहां पर ये हमारा पहला सिग्नल हो जाता है कि मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। ट्रेंड रिवर्सल एक कैंडल से या फिर एक ही पैटर्न से नहीं बताया जाता, ट्रेंड रिवर्सल आपको तुरंत पता नहीं चलेगा। इस कैंडल पे आप बोलेंगे अभी ट्रेंड रिवर्स हो गया है, तो वो तो भाई एक बॉटम बन चुका है, आशा वाली बात हो जाती है। तो यहां पर ये जो रिवर्सल देखने को मिला, ये पूरा पैटर्न देखने को मिला है, तो यहां पर हमारा पहला सिग्नल है कि अभी निफ्टी 50 में एटलीस्ट ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। मैंने पर्सनली ये एक्सपेक्ट किया था कि निफ्टी में ज़्यादा गिरावट नहीं होगी, मुश्किल से 16,000 के आसपास आएगा, लेकिन थोड़ा और नीचे गिर गया था, वहाँ से एक बाउंस देखने को मिला। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी गिरावट हो सकती है, वहाँ पर हमें और गिरावट कंटिन्यू रहती हुई नजर आ सकती है। तो फिलहाल क्या सिचुएशन चल रही है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। निफ्टी मिड कैप 100 के बारे में बात करें तो हमें क्लियरली पता चलता है कि फिलहाल ही अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जा पाया है, तो निफ्टी के कंपैरिजन में अब भी ये वीक चल रहा है। 20 डेज का मूविंग एवरेज ने नीचे के साइड क्रॉसओवर कर दिया है, अब तक वो ऊपर के साइड क्रॉसओवर नहीं कर पाया है, तो अब भी यहाँ पर इतनी ज़्यादा बुलिशनेस देखने को नहीं मिली है। 53 का वीक डेली आरएसआई है, तो स्ट्रेंथ हमें बढ़ती हुई जरूर नजर आई है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि इसका जो एक इंपॉर्टेंट जोन था, यहाँ पर हमें एक बाउंस देखने को मिला है। वीकली आरएसआई 48 का लेवल है, 40 के लेवल से भी एक बाउंस हमें यहां पर नजर आता है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो यहां पर आप देख पाएंगे जो पहले सपोर्ट बना हुआ था वो रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आया। 2678 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, यहां पर एक बाउंस देखने को मिला। मैंने पर्सनली एक्सपेक्ट ये किया था कि मिड कैप के वैल्यूएशन ज़्यादा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं, तो निफ्टी शायद स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन मिड कैप में गिरावट कंटिन्यू रह सकती है। तो मैं तो पर्सनली 25,000 एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर मेरा जो एनालिसिस था, मेरा जो व्यू था, गलत होता हुआ नजर आता है, क्योंकि ऊपर के साइड पे हमें स्ट्रेंथ शो हो रही है। 28,600 जो रेजिस्टेंस बन चुका था उसके ऊपर एक डेली क्लोज हमें देखने को मिल चुका है, तो ये पहला सिग्नल है कि निफ्टी मिड कैप भी हमें वापस बुलिश होता हुआ नजर आया है। अब इसकी रेंज शिफ्ट हो चुकी है, अब इस रेंज की जगह पर ये इस रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। 30,000 अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरह हमें दिखाई पड़ता है, तो 25,000 का जो मेरा एक्सपेक्टेशन था फिलहाल के लिए हमें इनवैलिड होता हुआ नजर आता है। निफ्टी स्मॉल कैप के बारे में बात करें तो स्मॉल कैप में एक्चुअली वीकनेस ज़्यादा चल रही है। सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है निफ्टी, उसके बाद निफ्टी मिड कैप और उसके बाद निफ्टी स्मॉल कैप। जैसा आपको हर टाइम दिखाई पड़ता है, सबसे पहले लार्ज कैप ही स्ट्रांग होते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए अब भी ये अपने
50 और 100 डेज़ के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज कर चुका है और यहाँ पर 200 डेज़ के ऊपर भी आज ही क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। 20 डेज़ का मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर कर चुका है, अब भी ऊपर नहीं जा पाया है। एक्चुअली ऊपर क्या, ये तो अभी तक ऊपर के साइड ट्रेंड भी होता हुआ नज़र नहीं आता है। डेली RSI 51 है, थोड़ा बहुत हमें ये स्ट्रेंथ होता हुआ नज़र आया है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर हमें नजर आएगा कि यहाँ पर हमें 50 वीक्स के मूविंग एवरेज पर ये कॉन्सोलिडेट करता हुआ नजर आता है। एक्सपेक्टेड था कि इस लेवल पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, लेकिन मैंने जो लेवल्स एक्सपेक्ट किए थे वो 8,500 का जोन था, ये जोन आ सकता है। रीजन सेम है जो मिड कैप में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर वैल्यूएशंस काफ़ी हाई चल रहे हैं, तो गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो इसका जो इंपॉर्टेंट लेवल हमें नजर आता है 10,400 के आसपास है। सेफ साइड हम 10,500 भी अज्यूम कर सकते हैं। तो फिलहाल जो इसकी रेंज नज़र आती है 9,500 से करके 10,500 की रेंज बनी हुई है। अगर इसके ऊपर जाता है तो मेरा 8,500 का जो व्यू था वो इनवैलिड हो सकता है, लेकिन जब तक ये इसी रेंज में है तब तक पॉसिबिलिटी बनी रहेगी कि यहाँ पर गिरावट हो सकती है, 8,500 का लेवल आ सकता है। जो मैं गलतियाँ करता हूँ, जो मेरी एनालिसिस गलत होती है, वो भी मैं आपके साथ इसीलिए शेयर करता हूँ क्योंकि ज़रूरी है ये सब शेयर करना, क्योंकि हर बार कोई सही नहीं हो सकता है। अगर मैं अपनी जो ट्रेड सही गए हैं वो मैं आपको दिखाता हूं तो ये दिखाना भी जरूरी है, क्योंकि आप ब्लाइंडली फॉलो मुझे ना करें। मेरी भी एक्यूरेसी 60-70% के आसपास होती है, इनफैक्ट 60% के आसपास होती है, 70% पे भी नहीं जाती है, 60-65 के बीच में होवर करती है। एट लास्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जितने आप ट्रेड सही ले रहे हैं उसमें आप कितना सही हो रहे हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं, और जितने में गलत हुए हैं उसमें कितना जाता है। तो एट लास्ट आप प्रॉफिटेबल हैं या लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं, ये आपको उसी से पता चल जाता है। तो इसलिए मैं अपनी गलतियां भी आपके साथ शेयर करता हूं, जिससे आपको भी अपना एनालिसिस करने में भी मदद होगी कि कहां पर आपको पता लगाना है कि आपका जो व्यू था इनवैलिड हो गया है। जैसा मैंने आपको बताया था कि मेरा जो मिड कैप में व्यू था वो इनवैलिड हो गया है, क्योंकि वो अपने रेजिस्टेंस के ऊपर निकल चुका है। अगर ये स्मॉल कैप भी इसके ऊपर चला जाता है तो तब भी मेरा व्यू इनवैलिड हो जाएगा, और अगर ये इसी रेंज में रहता है तो अब भी हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये लेवल तोड़कर वापस ये नीचे जा सकता है। स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जहां पर हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्री। 16 लाख करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है, 2481 रुपीज़ का लास्ट डेट प्राइस है, 29 का पी रेशियो है। यहाँ पर वैल्यूएशन सही है गलत है बताना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत से अलग अलग बिजनेसेस यहाँ पर अटैच्ड हैं। तो किसी एक का वैल्यूएशन सस्ता होता है, किसी एक को महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं। जैसे कि इनका जो रिटेल बिजनेस है डीमार्ट को देखिए 100 के ऊपर का पी रेशियो है। इनका O2C का बिजनेस है, उसको तो 20 रुपये का भी पी रेशियो मिलेगा, तो वो भी बहुत हो जाएगा। तो इसे वैल्यू करना मुश्किल हो जाता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें, रेवेन्यूज कंटिन्यूसली ग्रो हो रहे हैं। यहाँ पर कोविड की वजह से गिरावट हुई, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी फिर भी बढ़ती हुई नजर आई है, क्योंकि मार्जिन्स हमें बेटर होते हुए नजर आए हैं। इनका जो डिजिटल सर्विसेज का बिजनेस है वो हमें ग्रो होता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि स्टॉक के लिए 2250 का लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल था, जो कि हमने कई बार डिस्कस किया है। लेकिन एट लास्ट ये इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था, ज़्यादा नीचे भी नहीं जा रहा था, ज़्यादा तेज़ी भी नहीं आ रही थी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर सिचुएशन बेहतर होती हुई नजर आई है, एक ब्रेकआउट वाली सिचुएशन बनती हुई नजर आती है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, और एट लास्ट आज हमें ये ब्रेकआउट देखने को मिला है। अब देख पाएंगे एक अच्छा ब्रेकआउट हमें दिखाई पड़ता है। इसका जो ट्रेंड लाइन था वो हमें टूटता हुआ नजर आया, इसका जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट था वो भी एक्चुअली हमें टूटता हुआ नजर आता है। हॉरिजॉन्टल कौन सा है, यहाँ पर ये जो जोन था ये हमें टूटता हुआ नजर आया। ये देखिए पहले इधर जाने की कोशिश की थी, लेकिन एक कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ऊपर नहीं गया था, तो ये इनवैलिड हो गया, वापस गिरावट हो गई। लेकिन फिलहाल हमें स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट नजर आता है, तो क्लियरली ये बहुत ही अच्छी बात है, एक अच्छा ब्रेकआउट है। वापस हमें 2700 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए हमने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन अगर आप करंट मार्केट प्राइस पे भी खरीदारी करते हैं तो ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। करंट मार्केट प्राइस भी अभी आप लॉन्ग टर्म के लिए भी खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। दूसरा स्टॉक है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। 1,11,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है, 530 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, 98 का पी रेशियो है। तो वैल्यूएशन तो क्लियरली बहुत ही ज़्यादा ऊपर के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे रेवेन्यू में 2021 में शानदार जंप देखने को मिला, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी उस हिसाब से हमें बढ़ती हुई नजर नहीं आई है। रीज़न क्या है, क्लेम्स बढ़ गए थे, तो मार्जिन्स आपको
आधे होते हुए नजर आए हैं, तो इसीलिए हमें प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज देखने को नहीं मिला। लेकिन अवेयरनेस बढ़ चुकी है लोगों के बीच में इंश्योरेंस के रिलेटेड, इसलिए हमें प्रीमियम्स जो कलेक्ट कर रहे हैं, रेवेन्यूज बढ़ चुके हैं। आगे जाकर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात हो सकती है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। स्टॉक के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली है। 750 के लेवल से 500 का लेवल देखने को मिला है, भारी गिरावट हुई है। यहाँ पर बीच में एक शानदार बाइंग होती हुई नजर आई थी, एक बड़ी कैंडल देखने को मिली थी और वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे देखने को मिले थे। तब हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि इसे अभी बॉटम नहीं समझना चाहिए। एक कैंडल से बताना कि भाई बॉटम बन गया, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये एक्चुअली यहाँ पर ये सेंसिबल नहीं है। एक कैंडल से हम नहीं बता सकते कि बॉटम बन गया है, टॉप बन गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर पे आपको लिंक मिल जाएगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। हमने डिस्कस किया था कि कोई पैटर्न बनता है, कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बनता है, सपोर्ट लेकर वापस ऊपर जाता है, तो हम मान सकते हैं कि हमें यहाँ पर बॉटम बनता हुआ नजर आया। तो आप देख पाएंगे ये तो हमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन नीचे जस्ट 500 से ही रिटर्न होता हुआ नजर आया। ऊपर गया, फिर से गिरावट हुई, फिर से ही हमें रिटर्न होता हुआ नजर आया है और जो लेटेस्ट स्विंग हाई है उसके आसपास ये वापस पहुंच चुका है। ये लेवल अगर तोड़ देता है तो हम ये मान सकते हैं ये हमारा पहला सिग्नल हो जाएगा कि यहाँ पर हमें बॉटम बनता हुआ नजर आया है और 500 के नीचे अब ये स्टॉक नहीं जा पाएगा। वॉल्यूम्स भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं, इतने अच्छे तो नहीं है लेकिन ओवरऑल फिर भी पिछले 2 दिनों से अच्छे वॉल्यूम्स में बाइंग होती हुई नजर आती है। और जो सेलिंग वाले दिन थे तब वॉल्यूम कम थे, बाइंग वाले दिन में वॉल्यूम ज़्यादा देखने को मिले हैं, तो ये सिग्नल्स काफ़ी अच्छे नजर आते हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ पर हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली है और स्टॉक ऑलमोस्ट नियर इट्स ट्रेंड लाइन भी हमें नजर आता है। एकदम वहाँ पर नहीं है लेकिन नज़दीकी नज़र आता है। 500 का लेवल एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, तो इस हिसाब से लॉन्ग टर्म बेसिस पे आप खरीदारी करना चाहें तो स्टॉक में आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। तीसरा स्टॉक है सुप्रीम इंडस्ट्री। 25,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 24 का पी रेशियो है, 2050 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। वैल्यूएशन काफ़ी अच्छे नजर आते हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें, रेवेन्यू में हमें यहाँ पर अच्छा इंक्रीज देखने को मिला। 2-3 साल से कुछ अच्छा इंक्रीज नहीं हुआ था, लेकिन कोविड की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बूस्ट देखने को मिला, इन सारी कंपनीज का फायदा हो गया है। प्रॉफिट के बारे में बात करें तो प्रॉफिट्स भी हमें यहाँ पर डबल होते हुए नजर आते हैं। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि इसका ये जो जोन है 1900 का जोन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह हमें पास्ट में नजर आया है। जब भी यहाँ पर आया स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली और फिलहाल भी स्टॉक यहाँ पर एक बेस बनाता हुआ नजर आता है। टेक्निकली अब भी ये थोड़ा वीक ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सपोर्ट के आसपास है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो 100 वीक्स के मूविंग एवरेज पे है और 45 के RSI पे हमें दिखाई पड़ता है। और वीकली RSI भी आप देख पाएंगे, यहाँ पर हमें एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली। गिरावट हुई, ऊपर गया, नीचे आया और ये हाई हमें तोड़ता हुआ नजर आया है, तो ये सिचुएशन अच्छी नज़र आती है। इसके रिलेटेड हमने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर पे आपको लिंक मिल जाएगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। FIAs ने अपना स्टेक भी बढ़ाया है, ऑफकोर्स बहुत अच्छी बात है, 10% से 16% हो गया है एक ही क्वार्टर में। तो ये सारी सिचुएशन सुप्रीम इंडस्ट्री के फेवर में नजर आती है। कंपनी अच्छी है, वैल्यूएशन अच्छा है, प्राइस भी काफ़ी सपोर्ट के नज़दीक है, तो खरीदना चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।